नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद एडुफंडा। और जैसा कि आप जानते हैं 6 बजे हमारी यूजीसी नेट पेपर 2 के ज्योग्राफी की तैयारी कराई जाती है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या भूगोल की उत्पत्ति और उसका विकास देख लिया था। हमारा जो चैप्टर करंट में चल रहा है वो ब्रह्मांड और सौरमंडल के रिलेटेड है। तो इसमें हम लोगों ने क्या सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं उसको हम लोगों ने क्या कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो हम लोगों ने अरुण वरुण के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद से देखते हैं बौने ग्रह, जिसको ठीक है बौने ग्रह बोलते हैं। ऐसे ग्रह जो आकार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपने परिभ्रमण चक्र में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ठीक है द्वारा 2006 में निर्धारित ग्रहों की परिभाषा से भिन्नता रखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? बौने ग्रह बोलते हैं। ठीक है, बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। वर्तमान में सेरेस, प्लूटो प्लूटो यानी कि प्लूटो दो की 2006 में इसको निकाल दिया गया। प्लूटो यानी कि ये हमारे नौवें ग्रह के रूप में पहले ये जाना जाता था 2006 से पहले। एरिस, होमिया, मेकअप में मेक मेक आदि बौने ग्रह क्या बोलते हैं? बौने ग्रह बोलते हैं। ठीक है, प्लूटो के बारे में देख लेते हैं। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टैमबैक ने की थी। 2006 से पहले तक इसे सौरमंडल का नौवां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। ठीक है, वर्ष 2006 में प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सम्मेलन में ग्रहों की निर्धारित नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। ठीक है, क्यों छीन लिया गया? क्योंकि अब अभी नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें क्यों छीन लिया गया। प्राग सम्मेलन में 75 देशों के लगभग 2500 वैज्ञानिकों ने ग्रह की नई परिभाषा दी। उनके अनुसार ऐसे पिंड जिसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप धारण कर सके, वह सूर्य का चक्कर काटता हो, साथ ही उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की अधिक भीड़ भाड़ हो, ग्रहों के दर्जे में आएंगे। यानी कहने का मतलब है जो इस चीज को फुलफिल करेगा वो क्या होगा? ग्रहों के दर्जे में आएंगे। प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से अलग करने की पीछे वैज्ञानिक का तर्क था कि यह नेपच्यून की कक्षा से होकर गुजरता है। नेपच्यून की कक्षा से मतलब कहने का मतलब है कि ये वरुण की क्या जो परिक्रमा सॉरी क्या बोलते हैं चक्कर लगाने का जो पाथ था ये उसको क्या करता है? उसको काटता है। इस वजह से इस प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। ठीक है, ग्रह की श्रेणी से अलग किए जाने के बाद प्लूटो को सौरमंडल की बाहरी क्यूपर घेरे की सबसे बड़ी संरचना खगोलीय वस्तु माना जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देख लेते हैं ग्रह, उसकी घूर्णन अवधि और उसका परिक्रमण अवधि। बुध है, वो 58 दिन में, लगभग 58 दिन में क्या करता है? अपनी अक्ष पर घूमता है और 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। शुक्र है, 243 दिन में घूमता है, मतलब अपना घूर्णन कंप्लीट करता है और 225 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। पृथ्वी, आप जानते हैं 24 घंटे, लगभग 24 घंटे में क्या करता है? वो अपना धुरी पे घूमता है, एक चक्कर पूरा करता है। और सूर्य का चक्कर वो 365 दिन में लगाता है। और 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में लगाता है। और 4 साल बाद ये क्या 366 में, यानी उसको लीप वर्ष बना दिया जाता है। मंगल, 24 घंटे, लगभग 687 दिन में ये सूर्य का चक्कर लगाता है। बृहस्पति, 19 घंटे, मतलब मान सकते हो ये 20 घंटे। ठीक है, 5 ही मिनट तो है इसमें। 5 घंटे, सॉरी 20 घंटे में अपना एक चक्कर लगाता है। और लगभग 12 वर्षों में क्या सूर्य का एक चक्कर लगाता है। शनि, 10 घंटे 40 मिनट में घूमता है और लगभग 29 वर्षों में क्या सूर्य का एक चक्कर लगाता है। अरुण, 17 घंटे 14 मिनट में क्या एक चक्कर अपना घूमता है और लगभग 84 वर्षों में क्या सूर्य का चक्कर लगाता है। वरुण नेपच्यून 16 घंटे में और सूर्य का चक्कर 164 घंटे में, सॉरी 164 वर्ष में। एक देखते हैं ग्रह है वहाँ पे पाए जाने वाले गैस। बुध है, वायुमंडल, मैंने पहले बताया था वायुमंडल रहित है वो, यानी वहाँ पे वायुमंडल है नहीं, लेकिन हल्का हल्का उसमें क्या हाइड्रोजन पाया जाता है। शुक्र है, CO2 है। ठीक है, CO2 है, SO2 है। पृथ्वी पे NO2 CO2 आप जानते ही हो क्या क्या मिलता है। मंगल पे CO2 NO2 और आर्गन। बृहस्पति पे हीलियम, हाइड्रोजन, मेथेन, एथेन। ठीक है, शनि पे NH3CH4, अरुण पे CH4, वरुण पे CH4। ठीक है, अब देखते हैं प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट, जैसे कि मून। वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। ये क्या है? उपग्रह की परिभाषा है। ग्रहों की भांति इनमें भी अपनी चमक प्रकाश नहीं होती, अतः ये भी सूर्य तारों के ही प्रकाश से क्या आते हैं? प्रकाशित होते हैं, जैसे कि आप लोग चंद्रमा देखते होंगे। ठीक है,
सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के पास है, मैंने पहले ही बताया सबसे अधिक के इतने 63 उपग्रह हैं इसके पास, तथा बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, चंद्रमा देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, इसका तथा इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के ही टुकड़े से मानी जाती है। बौद्ध विद्वानों का मानना है कि पृथ्वी का ही ये क्या है, एक टुकड़ा है। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है, वायुमंडल यहाँ पे है ही नहीं। चंद्रमा का पथ परवलयाकार होने के कारण पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है, जिसको आप फुल मून हाफ मून के रूप में आप जानते हो। ठीक है, अतः जब पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो इसे पेरोजी कहते हैं, पेरोजी। ठीक है, न्यूनतम यानी कि सबसे न्यूनतम दूरी होती है तो इसे पेरोजी बोलते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा अपेक्षाकृत अधिक बड़ा एवं चमकीला दिखाई पड़ता है, यानी चंद्रमा जो होता है वो हमें 57% दिखाई देता है, एवं जब दोनों के बीच दूरी अधिकतम होती है तो उस स्थिति में ओपोजी कहते हैं इसे। ठीक है, यानी कि उसमें कम दिखाई देता है। चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि लगभग 27 दिन 8 घंटे है, यानी कि इसका सेम जो है परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों क्या है, समान है। लगातार 4 पूर्ण चंद्रग्रहण के समायोजन को क्या कहते हैं, ब्लड मून या टेराड कहते हैं। ब्लड मून ज्यादा फेमस है। इस अवस्था में चंद्रमा पूर्ण रूप से क्या होता है, लाल प्रतीत होता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के 1/6 भाग में है, यानी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, धूमकेतु पुच्छल तारा कॉमेट जिसको बोलते हैं। धूमकेतु आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं जो सूर्य के पर्वलाकार पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं। जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नजदीक पहुंचता है तो गर्म होने के बाद उनमें से गैसों के फुहारे निकलते हैं, जिससे पुच्छ जैसी संरचना का निर्माण होता है। इसे ही क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा बोलते हैं। पुच्छल तारा की पुच्छ सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। ठीक है, हेली एक ऐसा पुच्छल तारा है, यह पृथ्वी से प्राय प्रत्येक 76 वर्ष, ठीक है, प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, जो पृथ्वी के पास से गुजरने वाले किसी भी धूमकेतु के लिए सबसे कम अवधि है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, पुच्छल तारा है, ये इसका पुच्छ है और ये इसका धड़ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये भी देख लीजिए, इसमें क्लियर दिखाई दिया है पिक्चर, मैं इरेज कर देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार के धूमकेतु के क्या कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन सा, नाभि, यह धूमकेतु का मुख्य भाग, अस्थायी भाग है, जो धूल, बर्फ एवं अन्य ठोस पदार्थों से क्या मिलकर बना है। कोमा, यह धूमकेतु का शीर्ष भाग है, यानी कि ये जो शीर्ष भाग है जिसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का क्या घना बादल केंद्र से उत्सर्जित होता रहता है। ठीक है, पुच्छ, यह धूमकेतु के पीछे का हिस्सा होता है जो फुहारे के रूप में गैसों के अवशेष होते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स। क्षुद्र ग्रह विभिन्न विभिन्न आकार के पिंडों की पट्टी के रूप में मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहले मैंने बताया कि यहाँ पे मंगल है, यहाँ पे बृहस्पति है और बीच में क्या है, ये एस्ट्रॉइड्स बेल्ट है। ठीक है, ठीक। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रहों के समान ही दीर्घवृत्तीय कक्षा में पश्चिम से पूर्व घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। विदित है कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकालकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया एवं प्लूटो तथा उसके अन्य क्षुद्र ग्रहों के लिए एक नई श्रेणी प्लूटाइड बना दी गई। ठीक है, सेरेस सबसे बड़ा एक सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है, जबकि 4 वेस्टा, 52 यूरोपा, 243 ईडा, 8062 अपोलो, 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह हैं। यानी कि ये नाम रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बस एक ये नाम रखिएगा, याद रखिएगा, सेरेस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, अब ये दिख रहा है, आप सोलर सिस्टम देख लीजिए एक बार। देखिए, ये जो आप दिख रहे हैं ये क्या है, क्षुद्र ग्रह की पेटी है। ये मंगल है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, ये और ये शुक्र है और ये क्या है, बुध है। ठीक है, और ये आपका बृहस्पति है। ठीक है, ये आपका शनि है, ये आपका अरुण है और ये आपका वरुण है। ठीक है, और ये आपका प्लूटो है, ये आपका प्लूटो है। ठीक है, उल्कापिंड, मेटियोर्स या मेटेरॉइड जिसको बोलते हैं। मंगल एवं बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ अरबों की संख्या में उल्का पाए जाते हैं, परंतु वरुण ग्रह के पश्चात क्यूपर बेल्ट उल्काओं का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, जब उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गैसों से होने वाले घर्षण के कारण अग्नि प्रज्वलित अवस्था में दृष्टिगत होते हैं।
इसे ही टूटता तारा हुआ तारा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब ये जो उल्कापिंड होते हैं, जब ये पृथ्वी की कक्षा में आते हैं, तो ये घर्षण से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ये जलने लगते हैं, आग निकलने लगती है घर्षण की वजह से। वही वही हमें दिखाई देते हैं, जिसे आप टूटता तारा बोलते हो, ठीक है, शॉर्टिंग स्टार बोलते हो, शूटिंग स्टार। इनमें से कुछ पृथ्वी पर पहुंचने से ही पूर्व जलकर राख हो जाते हैं, उन्हें क्या उल्कास्मुक बोलते हैं, ठीक है, मेटेओर्स बोलते हैं। और जो पहुंच जाते हैं उसको मेट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे नजदीक तारा क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सेंचुरी है, सेंटूरी नहीं, सेंचुरी है। लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। यानी कि बोला जाए कि हमारे सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो सूर्य है। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दो का गंगाओं के मध्य का स्थान क्या है? काला है। हिग्स बोसान कण को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिग्स बोसान कण को क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल बोलते हैं। यदि कोई खगोलीय पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? अनंत होगा। ब्रह्मांडीय किरणें तेज गति से चलने वाली ऐसी सूक्ष्म कण हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से निरंतर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती रहती हैं। सर्वप्रथम इन किरणों का अध्ययन किसने किया था? मिल्किन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। केप्लर को नवीन खगोल शास्त्र का जनक बोला जाता है, और कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का, ठीक है। प्रोटेस्टार या आदि तारे को भ्रूण तारा भी कहते हैं। प्रोटेस्टार, ठीक है, प्रोटेस्टार या आदि तारे को क्या बोलते हैं? भ्रूण तारा भी कहते हैं। तारे में नाइट्रोजन 70% हीलियम 28%, कार्बन नाइट्रोजन तथा नियोन 1.5% एवं लौह तत्व 0 से 5% पाए जाते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कनाडा के उत्तर में क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर स्थित है। दक्षिण भारत में केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में थुम्बा में, ठीक है, थुम्बा में ट्रेल्स को स्थापित किया गया, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अन्य स्थानों की अपेक्षा क्या है? अधिक है। कॉस्मस एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो प्रकाशित प्रकाश ऊर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। वास्तव में कॉस्मस एक ऐसी आकाशगंगा का मध्य भाग है जिसका हमें अब तक क्या है? कोई ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षा के सिद्धांत के माध्यम से पहली बार ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। 1967 में वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान जॉन व्हीलर ने सार्वजनिक व्याख्यान में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। 1974 में स्टीफन हॉकिंस, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक खोज कॉली वीवर, यानी कि कॉली वीवर कॉली वीवर मतलब ब्लैक होल विकिरण उत्सर्जित करते हैं, इसका प्रतिपादन किया। ये पुस्तक है आपका, ठीक है, और ये इसके राइटर है, आप देख लीजिएगा। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखा था? स्टीव हॉकिंस ने। द थ्योरी ऑफ एवर थिंकिंग, स्टीव हॉकिंस। द वर्ल्ड एज आईज सी इट, अल्बर्ट आइंस्टीन। द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। तो आई होप ये हमारा चैप्टर द एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारा ये सोलर सिस्टम और ब्रह्मांड यूनिवर्स ये एंड होता है। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।